भरत की माँ कल भरत नौकरी से वापस आ रहा है। 1 महीने की छुट्टी पर श्याम जी ने अपनी पत्नी शारदा को बताया। मुझे भी पता है, शारदा ने कहा। जब तुम्हें पता है तो भरत का गोना भी करवाना है, ये भी पता होना चाहिए। पिछले महीने समधी साहब जब आए थे तो वो भी गोने के बारे में ही पूछ रहे थे। श्याम जी ने कहा, देखो जी, मैंने आपको और आपके समधी दोनों को बता दिया है कि गोना तभी आएगा जब वो दहेज में 2 लाख रुपए और 1 मोटरसाइकिल दे देंगे, नहीं तो इस जन्म में गोना नहीं आएगा, शारदा ने स्पष्ट किया। अरे भाग्यवान, तू भी क्या बोल रही है? उन्होंने शादी पर दिया तो था, अब क्या अपना घर बेचकर दे दे? थोड़ा तो दीन ईमान की बात करो। श्याम जी ने थोड़ा उत्तेजित होकर कहा। देखो जी, आप बीच में ना ही पड़ो तो सही रहेगा। वो जमाना और था, अब अपना लड़का सरकारी अफसर है, इतना तो बनता है, शारदा ने कहा। वैसे भी उस पैसे का हम क्या करेंगे? वो सब तो उसकी लड़की ही तो लेगी, शारदा ने फिर स्पष्ट किया। शारदा तू अंदर से इतनी जहरीली है, मुझे पता नहीं था, श्याम जी ने कहा। आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, पर मैं मानने वाली नहीं। अगले दिन भरत सुबह की ट्रेन से आ गया। इकलौता लड़का था श्याम जी का, बहुत प्यार करते थे, पर अपनी पत्नी से बहुत डरते थे। वो पुराने विचारों की लालची औरत थी, उसको समझाना मुश्किल था। भरत के आने से घर में रोज रौनक होने लगी। हर रोज कुछ नई फरमाइश होती खाने की। कहता बाहर का खाना खा खाकर तंग आ गया है, इसलिए अपने मन के हिसाब से बनवाएगा। शारदा को भी बुरा नहीं लगता था, लगी रहती थी रोज नए व्यंजन बनाने में। शारदा भरत को खुश देखकर बोली, बेटा, कल मेरी एक सहेली की लड़की आने वाली है, तो उसे जाकर स्टेशन से ले आना। माँ, एक काम कर, किसी और को भेज दे, मैं कल किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा। शारदा क्या करती, वो भरत को नाराज नहीं कर सकती थी। बोली, ठीक है बेटा, किसी और को भेज दूंगी। शारदा ने सोचा, चलो कल मिल लेगा उसे। यह शारदा की एक चाल थी। उसने अपनी एक सहेली से बात कर ली थी, वो लोग 10 लाख देने को राजी थे। इस बात से शारदा की लाल टपक रही थी, इसलिए उसने ये जाल बिछाया था। वो चाहती थी कि किसी तरह भरत उस लड़की के जाल में फंस जाए तो उसे एक बड़ी मुद्रा मिल जाएगी। वो लड़की जिसका नाम पूजा था, दोपहर को आ गई। नहाने धोने के बाद पूजा को शारदा देवी ने उसकी भूमिका समझा दी। आप बिल्कुल चिंता ना करें आंटी जी, मेरे जाल से वो बच नहीं पाएगा। शाम को भरत आ गया। वो सीधे अपने कमरे में पहुंचा और लेट गया। तभी पूजा भी भरत के कमरे में सज धज कर पहुंच गई। उसको देखते ही भरत चौंक कर उठकर बैठा। मोहतरमा, आप कौन? बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे में कैसे आई? भरत को नाराज देख पूजा ने माफी मांगी। आइंदा भविष्य में वो ये गलती दोहराएगी नहीं, भरत ने इस सोके कहा। फिर अपने कमरे से बाहर चला गया। पूजा कोई ना कोई बहाना करके भरत का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती, पर भरत कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन जब भरत अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था, तभी पूजा ने दरवाजा खटखटाया। भरत ने अंदर आने को कहा। जैसे उसने पूजा को देखा तो उठकर बैठ गया। बोलिए, कैसे आना हुआ आपका? भरत ने पूछा। आपसे कुछ बात करनी है, पूजा ने बताया। ठीक है, बोलिए, क्या बात करनी है? भरत ने कहा। भरत जी, मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ। जब मेरे बर्दाश्त की हद हो गई तब जाकर मैं आपके पास आई हूँ। आप बेहिचक बताइए, भरत ने कहा। देखिए भरत जी, मैं लड़की जात हूँ, कुछ भी कहना मतलब अपनी इज्जत पर लेना, पर आज मैं आपको बताकर रहूंगी, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। कई दिन से इसी उपापों में थी, कैसे कहूँ, पर आज हिम्मत करके कह दिया। पूजा की बात से भरत एकदम चौंक गया। बोला, मोहतरमा, मैं आपके प्यार की इज्जत करता हूँ, पर मैं आपको बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी का नाम पूजा है। देखिए भरत जी, आपकी बात सही है और मैं भी जानती हूँ, पर दिल के लिए इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। वैसे भी आपने उसे देखा तो नहीं, ये बचपन की शादी थी। आज के समय में ऐसे रिश्तों को कौन मानता है? पूजा ने कहा। अपनी अपनी सोच है पूजा जी, कौन किस चीज को किस दृष्टिकोण से देखता है। मैंने चाहे उसे देखा हो या नहीं, पर मेरे हृदय के अंदर वो आज भी रहती है। मेरे स्वप्न में आज भी आती है नए चेहरों के साथ। मैं उसकी सूरत नहीं पहचानता, पर उसको अपने भीतर महसूस करता हूँ। मैं उसकी प्रतीक्षा आज भी करता हूँ। भरत की बात सुनकर पूजा बिल्कुल निरुत्तर हो गई, फिर वहां से चली गई। शाम को भरत छत पर अकेला खड़ा
ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी श्याम जी भी ऊपर आ गए। कैसा है तू बेटा? श्याम जी ने पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ बाबूजी, बस ठंडी हवा का मजा ले रहा था। आप कैसे हैं? भरत ने श्याम जी से पूछा। ठीक हूँ मैं भी, पर इस बुढ़ापे ने थोड़ा परेशान कर रखा है, श्याम जी ने हंसते हुए कहा। भरत भी हंसने लगा। तभी श्याम जी ने पूछा, तेरी छुट्टी कितने दिनों की है? अभी तो 20 दिन की बची है, भरत ने बताया। क्यों पूछ रहे हो बाबूजी? भरत ने पूछा। बस यूं ही, चाहता हूँ तू थोड़ी छुट्टी और बढ़ा ले, श्याम जी ने कहा। कोई काम है बाबूजी? नहीं रे, कुछ काम नहीं, बस चाहता थोड़ा समय और तुम्हारे साथ बिताऊं। ठीक है बाबूजी, मैं कल ही छुट्टी अधिकारी से बात कर लेता हूँ। बेटे तुमसे कुछ बात करनी थी, सोचता हूँ कहाँ से शुरू करूँ। अरे बाबूजी कैसी बातें करते हो, मैं तो आपका बच्चा हूँ, जहाँ से चाहो शुरू कर सकते हो। बेटा मैं चाहता हूँ तो कल जाकर बहू को ले आ, श्याम जी ने गंभीरता से बात कही। क्या हुआ पिताजी? भरत ने पूछा। बस यूं ही समझ, मेरी इच्छा थी बस। नहीं बाबूजी, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, मुझे बताइए। फिर श्याम जी ने सारी बात बता दी। तो अपनी माँ को जानता है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन बाबूजी, क्या मेरा अकेला जाना सही रहेगा क्या? तेरी बात सही है, पर मैंने तुम्हारे ससुर जी से बात कर ली है, उन्होंने सारी तैयारी कर रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बात तेरी माँ को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है बाबूजी, मैं कल चला जाता हूँ, पर जब मैं वापस नौकरी पर चला जाऊंगा तब माँ उसे परेशान करेगी। फिर भरत ने चिंता जताई। उसकी चिंता तू मत कर, बस मैं सब संभाल लूंगा। जहाँ तू नौकरी करता है, क्या वहाँ कोई रहने की बढ़िया जगह नहीं है क्या? बाबूजी, बढ़िया शानदार सरकारी मकान है वहाँ। बस समस्या हल हो गई, श्याम जी ने समझाया। तेरे जाने से कुछ दिन पहले मैं और तुम्हारे ससुर वहाँ जाकर सारी व्यवस्था कर देंगे। फिर दुल्हन के साथ तू सीधा वहीं चले जाना। जब सारा मामला शांत हो जाएगा तो मैं तुझे खुद बुला लाऊंगा। भरत को पिता की प्लानिंग सही लगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगले दिन भरत सुबह से माँ से बहाना बनाकर निकल गया। दोपहर तक वो शहर के बस स्टैंड पर पहुंच गया। वहां से ससुराल 1 घंटे की दूरी पर था। भरत बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक 20-22 साल की लड़की अपनी माँ के साथ कुछ खरीद कर लौट रही थी। वो भी उसी बस के इंतजार में थी। थोड़ी देर में बस आई तो सब चढ़ने लगे। मैं बस में जल्दी चढ़ गया। 3 वाली एक सीट मुझे खाली मिली। मैं चढ़कर बैठ गया। उन 2 माँ बेटी को सीट नहीं मिली थी। माँ की उम्र 50 के ऊपर थी। सामान भी काफ़ी था। लड़की ज़्यादा फुर्तीली थी। उसने सारा सामान ऊपर की सीटों पर रख दिया। फिर माँ को आगे करके खड़ी हो गई। जब बस चल पड़ी तो मेरी निगाह लड़की पर गई। वो गोरे रंग की बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी। वो काफ़ी पढ़ी लिखी लग रही थी। काफ़ी लंबी चोटी उसने कर रखी थी। शरीर की बनावट भी काफ़ी आकर्षक थी। अचानक मेरी निगाह उसकी माँ पर गई। वो बहुत परेशान लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मैंने उन्हें आवाज़ दी। उन दोनों ने घूमकर मेरी ओर देखा। बोली, रहने दे बेटा, मैं ठीक हूँ। मैंने ज़बरदस्ती उन्हें सीट पर बैठा दिया। उन्होंने आशीर्वादों से मुझे लाद दिया। बोली, बेटा, तुम्हारे जैसे लड़के अब कहाँ है? उस खूबसूरत लड़की की आंखों में भी मेरे लिए आदर झलक आया। कुछ देर बाद माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने उन्हें गांव का नाम बता दिया। वो खुश होकर बोली, हम भी वहीं जा रहे हैं। किसके घर जाना है? मैं उन्हें बताता। इससे पहले 2 सवारियों में सीट को लेकर झगड़ा हो गया। बस बता नहीं पाया। थोड़ी देर में वो गांव आ गया जहां हमें उतरना था। पहले मैंने अम्मा और उस लड़की को उतरने दिया, फिर उनका 1-2 सामान उतरवा दिया। बाहर एक लड़का जीप लेकर खड़ा था। शायद वो लड़की का भाई था। मैंने उसका सामान जीप में लदवा दिया। माँ ने मुझे भी जीप में बैठने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। लड़की ने जीप में बैठने से पहले मुझे धन्यवाद कहा। मैंने भी अभिवादन से सिर झुका दिया। वो लोग चले गए तो मैं पास की चाय की दुकान पर चाय पीने बैठ गया। फिर मैंने उसी से पता पूछा तो कहने लगा कि आधा किलोमीटर दूर एक 10 घरों का गांव है, वही किसी से पूछ लेना, शुभनाथ जी का घर बता देगा। शुभनाथ जी मेरे ससुर जी का नाम था। मैं अभी कुछ दूर पैदल चला ही था, तभी एक लड़के ने अपनी बाइक मेरे बगल में रोकी। बोला, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने ससुर जी का नाम बताया तो वो सब समझ गया। बोला, आपका नाम भरत जी है? हाँ मैंने कहा।
उसने झुककर मेरे पांव छुए। वो सुमन का चचेरा भाई था। मुझे बाइक पर बैठाकर सीधे उनके दरवाजे पर रोकी। फिर वो सीधा मेरी अटैची लेकर सुब जी के बैठक में चला गया। मैं वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया और वो समाचार देने भीतर चला गया। थोड़ी देर में पूरे कुनबे को पता चल गया कि कुंवर साहब आए हैं। सुब जी बहुत खुश हुए, हालचाल पूछा। मैंने सब बता दिया परोक्ष रूप में। वो बोले मेरी बात श्याम जी से हुई थी पर पता नहीं था आप आज आ जाओगे। चलो सही किया आकर। तभी मेरी सास आ गई, मुझे देखकर चौंक गई। उन्होंने मुझे पहचान लिया था। ना वो कुछ बोली इस संदर्भ में और ना मैं बोला। रात को सुमन से मिलवाने मेरी सलहज ऊपर छत पर ले गई। सुमन अकेली छत पर बैठी हुई थी। सलहज मुझे छोड़कर सीधे नीचे चली आई। मैं धीरे धीरे चलता हुआ सुमन के पास पहुंचा। उसने साड़ी पहनी हुई थी। चांद की रोशनी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बार मुझे देखा और फिर शर्म से नजरें नीची कर ली। किसी ने उसके हृदय में ये बिठा दिया था कि मैं बहुत ही जटिल व्यक्ति हूँ, गवाड़ू की तरह। इसलिए भय उसके चेहरे पर स्वाभाविक था। हर लड़की मन में एक राजकुमार की कल्पना करती है। वो शायद मुझे पहचान नहीं पाई थी। फिर जब मैंने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाकर अपनी ओर की तो उसने पहली बार अपनी आंखें मुझ पर ठहराई। मुझ पर निगाह ठहरते ही वो चौंक कर खड़ी हो गई। आप ही थे बस में? हाँ, मैं ही था। अब मन को भरोसा होने लगा कि राजकुमारी ही है। उसे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। मैंने धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, चलना है तुम्हें मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो शर्माकर मेरे कंधों पर झुक गई। कुछ बोली नहीं तुम? मैंने कहा। क्या कहूँ, तुम सब जानते हो। तुम जहाँ भी ले चलोगे मैं तैयार हूँ। मैंने भी अपना सिर उसके ऊपर झुका दिया। रात कितनी देर उसके पास रहा मुझे पता ही नहीं चला। सुबह वो चली थी। वो एक बार फिर गले लगी, फिर चली गई। 2 दिन में उसे विदा कराकर मैं उसे घर ले आया। माँ ने घर सिर पर उठा लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ना था। वो मेरी धर्मपत्नी थी। कुछ दिन बाद मैं उसको लेकर मैं अपनी नौकरी पर चला जाने वाला था। सुमन को मैं ले तो आया था। माँ के विरोध के बाद भी मुझे भय लगने लगा था कि पता नहीं माँ क्या रिएक्ट करेगी। सुमन को मेरे साथ देखकर माँ का चेहरा उतर गया था। मैं इस बात से परिचित था कि माँ इसका बदला जरूर लेगी, पर उस समय वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से सब कुछ देखती रही। मैं उसकी शांति का अर्थ समझ रहा था। वो शांति तूफान के आने के पहले की थी। मैंने सुमन को रास्ते में कुछ नहीं बताया कि घर का क्या माहौल है। बस रास्ते भर उससे अच्छी अच्छी बातें करता रहा। मैं रास्ते भर ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि वो किसी तरह सब संभाल ले। मेरी चचेरी बहन मुझे बहुत मानती थी। सिर्फ उसे ही पता था कि मैं गोना करके आ जाऊंगा। माँ इतने गुस्से में थी कि कुछ बोली नहीं। बस कुछ देर हमें निहारा और अपने कमरे में चली गई। स्वागत की सारी कार्यवाही मेरी चचेरी बहन काजल ने की। सुमन ने मुझसे पूछा भी कि माँ नहीं दिख रही आपकी। मैंने उसे बताया कि माँ किसी काम के लिए बाहर गई हुई है। जबकि माँ हमारे सामने आई थी, उसने हम दोनों को देखा भी था, पर सुमन ने उनको देखा नहीं था, इसलिए वो पहचान नहीं पाई। बाबूजी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने ही काजल को भी बताया था और उसे आरती के लिए तैयारी करने को कहा। किसी भी रिश्तेदार को निमंत्रण नहीं दिया गया ताकि माँ को तमाशा खड़ा करने का मौका ना मिले। सुमन और मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने काजल आई। कमरे में पहुंचने तक सुमन ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। अंदर आने के बाद जब हम आराम से सोफे पर बैठ गए तो वो बोली, भरत जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई आप बात छुपा रहे हैं। हो सकता हो मैं गलत हूँ। सुमन ने भरत से कहा। भरत समझ गया कि सुमन को घर का माहौल समझ आ गया है। रात को भोजन दोनों ने कमरे में ही खाया। ये बात भी सुमन को अजीब लगी, लेकिन ये सोचकर वो चुप रही कि हो सकता है भरत की माँ के घर में ना होने से ऐसा हो रहा हो। वो रात सुमन की सुहागरात थी। उस रात के सपने हर कुंवारी लड़की देखती है। उसने भी देखा था। उसका स्वप्न आधा पूरा हो चुका था। भरत जैसा पति पाकर 2 दिनों में वो भरत के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। उनके बात करने का तरीका, व्यवहार का सलीका, सभी चीजों में वो बेहतरीन थी। सुमन को इस बात का आश्चर्य था कि घर में नई बहू आने की रौनक नहीं थी। काजल और भरत के पिताजी की बात से तो कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, पर माँ जी का ना होना और किसी रिश्तेदार का ना आना ये बताता था कि जैसे कुछ न कुछ बात तो जरूर है।
वो भी नहीं चाहती थी कि उसकी वो रात खराब हो, इसलिए उसने भरत से अपने मन की बात नहीं कही। भोजन के बाद भरत उठकर बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद काजल आ गई। ये लड़की सुमन को बहुत ही सुलझी मानसिकता की लगी। काजल को आया देख सुमन बिस्तर से खड़ी होने लगी तो काजल ने उसे लेटने को कहा और बोली, भाभी जी आप लेटे रहिए, मैं आपकी नंद से ज्यादा आपकी सहेली हूँ, इसलिए मेरे लिए औपचारिकता की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुमन को अच्छी लगी। काजल के कहने के बावजूद वो बिस्तर पर आराम से बैठ गई। काजल भी उसके बगल में बैठकर बोली, भाभी जी आपको मुबारक हो, आज आपकी सुहागरात है। हर लड़की की जिंदगी में एक खूबसूरत रात होती है। इस रात में वो अपने राजकुमार से मिलती है। सुमन ने काजल को धन्यवाद कहा। मैं भाभी आपको कुछ बताने आई हूँ, उस बात को आप ध्यान से सुनना। ये घर आपका अपना है, ये बात आप पहले गांठ बांध लेना। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उस पर आप आश्चर्य नहीं व्यक्त करना और ना ही तनाव में आना। जब लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी अनजानी जगह पर आती है तो शुरू में उन्हें बहुत अटपटा लगता है। ये एक प्राकृतिक बात है। आप पढ़ी लिखी है इसलिए ये बात आप अच्छी तरह से समझती होंगी। हमारे इस परिवार की कुछ कमियां हैं तो बहुत सी खूबियां भी है। आपको इसका अच्छा अनुभव होगा। लगभग हर परिवार में ऐसी परिस्थितियां होती है, बस हमारे परिवार में ये परिस्थिति थोड़ा भिन्न है। भरत भाई जी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इस परिवार में सबसे अच्छे ताऊ जी अर्थात भरत भाई के पिता और आपके ससुर, उनके रहते आपको अपने पिता की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। दूसरे नंबर पर है भरत भाई, वो त्रेता के राम जी वाले भरत है। उनका चरित्र बिल्कुल उन जैसा ही है। सबकी तकलीफ को बिना कहे जान जाते हैं, फिर अपने स्तर पर ही उसका निवारण कर देते हैं। और अब रह गई तीसरा सदस्य ताई जी। ये एक सदस्य इस घर में सबसे विचित्र है। पता नहीं कैसे उनकी ताऊ जी के साथ निभती है। वो बहुत ही लालची प्रवृत्ति की है। ताऊ जी ने बहुत समझाया पर वो समझी नहीं, फिर हारकर उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिया। फिर काजल ने वो सब बात बता दी जो सुमन को जानना चाहिए था। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि कल को आपको ये बातें पता तो चलनी ही है। आप खुद को इस माहौल के लिए तैयार कर लो। काजल की बात सुनने के बाद सुमन के मन में उठी उन तमाम शंकाओं का निवारण हो गया जो उसके भीतर घर में आते ही उठी थी। उन्होंने काजल को धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उसने उसको सजग रहने का पाठ पढ़ा दिया। वो अब खुद को तैयार कर लेगी। अगर कोई घटना आकस्मिक घटे तो आदमी अधिक शांत हो उठता है और जब वो जानता हो तो ये सब उसके समक्ष आएगा ही तो वो उसकी तैयारी कर लेगा। वो भी अपनी तैयारी कर लेगी। काजल ने जाने से पहले सुमन से कहा, भाभी कोई भी बात हो तो अपनी इस दोस्त को बेझिझक कह देना। काजल के जाने के बाद सुमन को सत्य का एहसास हुआ। मतलब भरत जी सब कुछ जानने के बाद भी खुद को ऐसे दिखा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमन को भरत जैसा पति मिलने का गर्व हुआ। वो नहीं चाहते थे कि मुझे तकलीफ हो, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि मम्मी कहीं बाहर गई है। वो मन में सोचने लगी कि पति और पुत्र इतनी ऊंची सोच के होने के बाद भी मम्मी जी ऐसी सोच वाली क्यों है। वो अभी इस रहस्य से पूरी तरह अनजान है। बिना किसी चीज की गहराई समझे हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। हो सकता हो मम्मी जिस वातावरण में पली हो वहाँ का माहौल ऐसा रहा हो, वरना इतना पैसा घर में होने के बावजूद भी उनके भीतर लालच क्यों भरा हुआ। उसने सिर को हल्का सा झटका देकर खुद को इन विचारों से मुक्त करने का प्रयास किया। वो उठकर कमरे के भीतर ही टहलने लगी। भरत जी का कमरा काफी खूबसूरत से सजाया हुआ था। हर चीज सलीके से लगी हुई थी। ये सब देखकर सुमन को अच्छा लगा। क्या ये सब मम्मी जी करती होगी या फिर नौकरानी वगैरह रखी होगी। चलो इस बात पर सोचने से अच्छा है कि कुछ अच्छा सोचूं। आज मेरी सुहागरात है, मुझे सब अच्छा ही सोचना चाहिए। लेकिन क्या गोने के घर में इतना सन्नाटा अच्छा लगता है? क्या इस घर के सन्नाटे की तरह मेरी सुहागरात भी सन्नाटे में गुजर जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भरत जी ऐसे नहीं है। वो इसी उधेड़ बुन में लगी हुई थी, तभी भरत जी भी आ गए। इस समय वो बहुत खुश दिखाई पड़ रहे थे। चलो उठो सुमन, हमें कहीं और चलना है। भरत ने एक सांस में सब कह दिया है। लेकिन कहाँ जाना है हमें? आज तो हमारी सुहागरात है। सुमन ने चौंकते हुए पूछा तो भरत ने बताया कि उनकी एक कोठी और भी है
जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित है। सुहागरात की सेज वहीं पर सजाई हुई है। सारे मेहमान तो नहीं पर इकट्ठा हुए हैं। बाबूजी का कहना है कि उस नई हवेली का मुहूर्त वो तुम्हारे गृह प्रवेश की रस्म से करने वाले हैं। वो कोठी कुछ महीने ही पहले पूरी हुई है, भरत ने बताया। तभी मैं कहूँ कि इस घर में इतना सन्नाटा क्यों है? प्रोग्राम दूसरे घर में है तो रौनक भी वहीं होगी, सुमन ने हंसते हुए भरत से कहा। वो जान तो सब कुछ गई थी पर वो नहीं चाहती थी कि भरत को पता चले और उनका मन दुखी हो। चलो मैं तैयार हूँ, सुमन ने भरत से कहा। भरत ने गौर से उसे देखा, फिर उसके करीब आकर उसके माथे की बिंदिया को सही किया, फिर उसकी एक आवारा लट को व्यवस्थित किया। बोला, अब सही लग रही हो। उसके इस तरह के भाव से सुमन का मन पुलकित हो उठा। परिवार जैसा भी हो निभ जाएगी यदि पति ऐसा हो जैसे भरत जी है। क्या सोचने लगी तुम? भरत ने उससे पूछा। कुछ नहीं, चलो मैं तैयार हूँ। तुम सही कह रही हो, जल्दी ही चलना होगा वरना वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति नाराज हो जाएगा। वो बाहर आई तो देखा काजल भी बाहर तैयार होकर खड़ी है। सुमन का मन हुआ कि एक बार काजल से पूछ ली कि उसने क्यों नहीं बताया था इसके लिए, लेकिन वो ये सोचकर कुछ नहीं बोली कि कहीं काजल को भी पता ना रहा हो इस बारे में। तीनों गाड़ी में पीछे बैठ गए। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। मुश्किल से 20 मिनट के भीतर वो सब एक सुंदर सी कोठी के सामने पहुंचे जो बल्बों की रोशनी से जगमगा रही थी। सुमन ने देखा कोठी काफी बड़ी थी। कोठी के चारों ओर खेत ही खेत थे, मतलब वो एक फार्म हाउस था। सुमन को ऐसी जगह बहुत ही पसंद थी। तीनों कार से उतरकर कोठी की ओर बढ़े तो भरत ने सुमन की ओर देखकर पूछा, कैसी लग रही है कोठी? सुमन क्या बोलती? उसके समझ में अभी इस परिवार की स्थिति नहीं आ पाई थी, पर कोठी तो बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसने भरत से कहा कि बहुत सुंदर है। दरवाजे पर ही भरत के तमाम रिश्तेदार खड़े थे। सुमन उनमें से किसी को पहचानती नहीं थी, केवल काजल और भरत को छोड़कर। दरवाजे पर उन दोनों की आरती उतारी गई, फिर गृह प्रवेश की रस्म निभाई गई। अनाज भरे कलश को दाहिने पैर से लुढ़काया गया, फिर कुमकुम की थाली में पांव रखकर गृह प्रवेश करवाया गया। अभी कुछ देर पहले तो सुमन को सब सन्नाटे में दिख रहा था। यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि वो शादी वाले घर में आई है। कोठी में चहल पहल मची हुई थी। तभी भरत के बाबूजी ने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, बेटिया ये लो इस घर की चाबी। मैंने ये घर तुम्हारे लिए ही बनवाया था, अब इस घर की लक्ष्मी तुम हो। लेकिन बाबूजी मैं ये चाबी का क्या करूँगी? मुझे ये चाबी नहीं, आप सबकी मौजूदगी चाहिए। उसकी बात से बाबूजी भावुक हो उठे और बोले, तुम्हें देखकर अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिंदगी के बाकी दिन सुकून से कट जाएंगे। फिर उसको लेकर औरतें घर में बने माता के मंदिर में गई। घर के पिछवाड़े वाले हिस्से से माता का मंदिर बना था। बाबूजी ने मकान बनवाते समय हर उस चीज का ध्यान रखा जो मानव के जीवन में आवश्यक होती है। माता को माथा टिकवाने के बाद सुमन को वो औरतें एक कमरे में छोड़ आई। दुल्हन, ये कमरा हम लोगों ने सजाया है तुम्हारे लिए। उसकी मौसी सास ने उसे कहा, आज आपकी सुहागरात है, भाभी पूरा एंजॉय करना। एक चचेरी नंद ने मजाक किया। थोड़ी देर हंसी मजाक चलता रहा, फिर सब सुमन को वहां छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद उसने कमरे का मुआयना किया। कमरा काफी खूबसूरत था। उसे कारीगर ने बहुत ढंग से बनाया था। सुमन ने दीवार पर लगी घड़ी में समय देखा। रात के 11 बज चुके थे। घर पर वो अब तक सो जाती थी, पर यहाँ उसकी ससुराल थी। ऊपर से आज उसकी सुहागरात भी थी। उसने इस रात के बहुत से किस्से सुने थे, वो भी एक से एक। अपनी शादीशुदा सहेलियों से भी उसने इसके किस्से सुने थे। आज की रात के रहस्य से पर्दा उठने वाला ही था। उसे ये सब बातें तो पता ही थी। वो इन बातों में खोई हुई थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। उसने देखा आने वाले भरत जी थे। वैसे भरत जी को देखकर उसे इतना अजीब नहीं होता था, पर आज तो उसके भीतर घुसते ही धड़कन बढ़ गई। उनको देखकर फिल्मों की हीरोइनों की तरह मैं सिमट कर बैठ गई। मेरी इसी हरकत पर वो हंस पड़े। अरे जाने मन, हम कब से अजनबी हो गए जो आप इतनी शर्मा रही है। पर मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस भीतर भीतर ही मुस्कुराती रही। तभी भरत ने खेतों की ओर खुलने वाली खिड़की को खोल दिया। वो काफी बड़ी खिड़की थी। उसके खुलते ही फागुन महीने की बयार का झोंका कमरे में कूद आया। हवा ने भीतर आते ही अपनी सुहास से कमरे का कोना कोना महका दिया।
इस सुंदर से स्वागत ने सुमन को चौंका दिया। उसने देखा खिड़की की दूसरी ओर आसमान में पूर्णिमा का चांद अपने यौवन पर आ चुका था। सुमन देख रही हो मौसम कैसा हो गया। भरत ने उसे आवाज दी। अद्भुत लग रहा है भरत जी, ऐसे कमरे की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। जिस किसी ने इसे बनाया है वो कोई प्रेमी जरूर होगा। ऐसी कल्पनाओं का आगमन एक प्रेमी के ही हृदय में हो सकता है। सुमन ने कहा, आओ तुम्हें मैं इस चांद से मिलवाता हूँ, ये तुम्हारी जाति बिरादरी का है। भरत ने हंसते हुए सुमन से कहा, मेरी जाति और बिरादरी का क्यों हुआ बताओ जरा। सुमन ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, इसलिए मेरी जान कि ये तुम्हारी ही तरह खूबसूरत दिखता है। धत, आप भी ना कितना मजाक करते हो। कहाँ वो चांद और कहाँ मैं। सुमन ने लज्जा वाले भाव से कहा, अच्छा जी, क्या ये बात मेरी झूठी है क्या। भरत ने भी उसी के अंदाज में उससे कहा, तुम्हें यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो हम इस चांद से ही पूछ लेते हैं। भरत ने सुमन की ओर देखते हुए पूछा। उनकी बात सुनकर सुमन का मन खुशी से पुलक उठा। 2 घंटे पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो कैसे घर में ब्याकर आ गई है। क्या उसकी ये रात, जिसकी प्रतीक्षा लड़कियां शिद्दत से करती है, यूं बेकार चली जाएगी। जैसे सवाल उसके भीतर उठ रहे थे और अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा बेहतरीन भाग्य ईश्वर ने शायद ही किसी का लिखा होगा। कहाँ खो गई सुमन तुम। भरत ने उसके करीब आते हुए कहा, कहीं नहीं, बस मन है एक पल में कहाँ से कहाँ चला जाता है। इसकी गति की कोई होड़ नहीं कर सकता। तुम सही कह रही हो सुमन। आओ तुम्हें मैं कुछ और भी दिखाता हूँ। कहकर भरत उसे उसके कमरे से जुड़े एक कमरे में ले गई। उस कमरे में एक आदमकद तस्वीर में वो और भरत एक दूसरे से लिपटे हुए आसमान की ओर निहार रहे हैं। ऊपर आसमान में चांद अपने यौवन की चरम पर दिखाई पड़ रहा था। भरत ने उसे पीछे की ओर थाम रखा था। उसकी लंबी और काली जुल्फें हवा में उड़कर भरत के चेहरे को छू रही थी। उस चित्र को देखकर सुमन बहुत खुश, साथ में आश्चर्य भी हुआ कि जब भरत ने उसे अभी तक इस कदर कभी पकड़ा ही नहीं तो कैसे चित्रकार ने ऐसा सजीव चित्र बना दिया। उसने भरत की ओर देखकर पूछा कि ये कौन चित्रकार है जिसने अपनी कल्पना को हकीकत का जामा पहना दिया है। इतनी खूबसूरत तस्वीर मैंने अपनी कभी देखी नहीं है। उसकी बात सुनकर भरत मुस्कुरा उठा और बोला, ये चित्र मैंने अपनी कल्पना के आधार पर अपने एक दोस्त चित्रकार से बनवाया था। कैसा लगा ये चित्र तुम्हें। भरत जी सच कहूँ तो ये चित्र एक ऐसा अनूठा जिसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आओ तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। भरत ने सुमन का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर ले गया। छत एकदम साफ सुथरी थी। चांद के प्रकाश में वो चमक रही थी। ग्रामीण इलाका होने के कारण प्रदूषण दूर दूर तक नहीं था। यही कारण था कि आसमान तारों से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा। जानती हो सुमन, ये मेरी इच्छा थी कि छत पर कुछ भी ना बनवाया जाए। बस उस सामने बनी पत्थर की चौकी के अतिरिक्त सुमन ने देखा सामने पलंग के साइज की एक बड़ी सी चौकी बनवाई हुई थी। ये क्यों बनवाई है? सुमन ने भरत से पूछा। इसलिए जाने मन कि हम तुम यहाँ बैठकर देर तक चांद और तारों से बातें कर सके। इस तरह छत की तन्हाई को केवल तुम्हारे पाँव की पायल ही भंग करे बस। ये बात भरत ने ऐसे अंदाज में कही थी सुमन के रोम में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। उसे लगा वो शायद सबसे खुश नसीब औरत है जिसकी सुहागरात इस तरह अपने चरम की ओर बढ़ रही है। उसने एक बार और ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर वो अपने आप चलकर उस चौकी पर बैठ गई। चौकी छुअन बड़ी शीतल थी। कुछ तो संगमरमर की पत्थर की बनी होने के कारण और कुछ मौसम के मिजाज के कारण उसकी छुअनी मन के भीतर शीतलता को घोल गई। आपने तो मेरे सपनों को ऐसे हकीकत का जामा पहनाया है जैसे सपने मैंने मेरी नहीं आपकी आंखों से देखा हो। तुम सही कह रही हो सुमन। हम जीवन के हर पहलू तभी खूबसूरत कर सकते हैं जब हम एक दूसरे की आंखों से सपने देखें। आप सही कह रही हैं भरत जी। सुमन ने उनकी बात का समर्थन किया। कैसा महसूस कर रही हो इस चांद की शीतलता में? सच कहूँ भरत जी, मैंने ऐसा अक्सर फिल्मों में देखा था। मुझे वो सब एक नाटक ही लगता था। कोई जीवन को इतना सरल करके मेरे लिए तैयार रखेगा ये मैंने कभी सोचा ना था। आपने तो मेरी इस रात को परियों की कहानी जैसा बना दिया। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात बना दी आपने। सुमन ने भावुक होकर कहा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ सुमन जी, अब तो बस शुरुआत भर है। क्या? अभी बहुत कुछ बाकी है। ओह ईश्वर, तुम वास्तव में महान हो। सुमन ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। आओ नीचे चले, रात काफी बीत चुकी है।
भरत ने सुमन को कहा, अभी थोड़ी देर और ठहर जाओ भरत जी, अभी दिल भरा नहीं। सुमन ने बात को गाने की तरह कहा। उसकी बात से भरत हंस पड़ा, जैसी मलिका की मर्जी। फिर वो वहीं वापस बैठ गया जहाँ पर वो पहले बैठा था। भरत जी, आप नौकरी पर अकेले रहते हो कि कोई और भी रहता है आपके साथ? बस मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन कभी खुद को तन्हा नहीं रहने दिया। क्यों, क्या कोई और साथ में रहने आता था? तुम आती रही हो मेरी यादों में। तुमसे ब्याह करने के बाद रोजाना मेरे ख्यालों के मकान में बिना किसी थपथपाहट के आ जाती हो। तो बताओ मैं कहाँ तन्हा रहा? भरत की बात सुनकर सुमन शर्मा गई और बोली, क्या मैं आपकी बात पर यकीन कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती है। जब आप मुझे इतना चाहते थे, फिर आपने कोई खत या फोन क्यों नहीं किया? अपने सब्र की इंतहा देखना चाहता था। भरत हंसने लगा। फिर क्या हुआ? जब आपके सब्र की इंतहान हो गई तो उसका नतीजा ही है कि अब आप मेरे पहलू में बैठी है। भरत ने हंसते हुए कहा, आपसे कोई जीत नहीं सकता भरत जी। नहीं सुमन, ऐसा नहीं। देखो मुझसे तुम जीत गई। वो कैसे? सुमन ने आश्चर्य से अपनी आंखें फैलाते हुए पूछा। मेरा दिल पहले मेरा हर हुक्म बेअदूली मान लेता था, पर जब से तुम जिंदगी में आई हो तो बस तुम्हारा होकर रह गया। क्या ये तुम्हारी जीत नहीं है क्या? भरत ने सुमन से कहा। उसकी बात के सामने निरुत्तर हो गई। सुमन ने घड़ी देखी तो रात के 1 बज गए। चलो उठो, चलकर सोते हैं, सुमन ने कहा। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी और थोड़ी देर बैठूंगी। नहीं, अब चलते हैं, वरना सुबह नींद खुलने में देर हो जाएगी। भरत उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। चलो फिर चलकर सोते हैं। दोनों नीचे अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गए। बाहर खिड़कियों से आती ठंडी हवा से कमरे का वातावरण शीतल हो गया। इसलिए भरत ने पतली डबल बेड की जयपुरी रजाई निकालकर बिस्तर पर रख दी। आपने सही किया, बिना इसके सर्दी के कारण नींद नहीं आती। उसकी बात सुनकर भरत मुस्कुरा दिया। दोनों रजाई में पांव डालकर लेट गए। सुमन मन ही मन बहुत खुश थी। उसे उसकी मनपसंद का पति मिला था। वो रात सुमन के लिए बहुत सुहानी रही थी। लड़कियां अक्सर जिस रात की कल्पना करती है, ये रात सुमन की वैसी ही गुजरी थी। अगली सुबह दोनों की आंख देर से खुली। सोते सोते सुबह के 4 बज गए थे। सुबह सबसे पहले भरत की आंख खुली। उसने देखा सुमन उसे लिपटकर गहरी नींद में सो रही थी। उसने धीरे से अपने ऊपर रखे सुमन के हाथ को हटाया और फिर उचककर बेड के सिरहाने से गवा तकिया लगाकर बैठ गया। उसने देखा सुमन अभी भी गहरी नींद में है। कुछ हवारा उसके बालों की लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। भरत ने वो लट आहिस्ता से चेहरे से हटाकर सिर पर रख दी। सोती हुई सुमन उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो एकटक उसको निहारता रहा। तभी अचानक सुमन की आंख खुल गई। उसने भरत को बैठा देखा तो वो भी उठकर बैठ गई। आपने मुझे जगाया नहीं क्यों? उसने भरत से प्यार भरी नाराजगी अभिव्यक्त की। इसलिए जाने मन की, न जगाने से मुझे फायदा हो रहा था। भरत ने उससे कहा। वो कैसे, जरा मुझे भी बताओ। सोते समय तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हें निहार रहा था। यदि मैं तुम्हें जगा देता तो मेरा नुकसान हो जाता। भला बताओ, मैं अपना खुद का नुकसान कैसे कर सकता हूँ? भरत की बात सुनकर वो भीतर से बहुत प्रसन्न हुई और लज्जा भी गई। आप भी ना कुछ भी कह देते हो, सुमन ने भरत को कहा। तुम गलत इल्जाम दे रही हो सुमन। मैं सच को यदि सच कह रहा हूँ तो गलत कहाँ हूँ? अच्छा, आप ये बताओ कि आप मुझे सुमन नाम से क्यों बुलाते हो, जबकि मेरा नाम मांडवी है? उसकी बात सुनकर भरत मुस्कुरा उठा और बोला, वो इसलिए कि मांडवी को भरत के रहते हुए भी एकाकी जीवन जीना पड़ा था। मैंने माँ का तुम्हारे प्रति व्यवहार देख लिया था, इसलिए सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी एकाकी जीवन जीना पड़े। बस मैंने तुम्हारा नाम बदलकर सुमन रख दिया। यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं कोई दूसरा नाम रख दूंगा। भरत ने मांडवी से कहा। नहीं, जो नाम आपने मुझे दिया उससे बेहतर कोई नाम हो ही नहीं सकता, मांडवी ने कहा। धन्यवाद सुमन, भरत ने उससे कहा तो उसने धन्यवाद का कारण पूछा। देखो सुमन, तुम में बात और भाव को समझने की विशेष गुणता है। मैं उसी के लिए तुम्हें धन्यवाद दिया था, भरत ने उसे समझाया। भरत हर बात को समझकर ही बोलते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करते थे। भरत बिस्तर से उठकर नहाने चले गए। सुमन भी बिस्तर से उठकर बाहर आ गई। बाहर सूर्य निकल तो आया था, पर उसकी गर्मी कम थी। वो इस समय कमरे के बाहर बनी बालकनी में खड़ी थी। सामने दूर दूर तक लहराती खेत में खड़ी फसल हवा के कारण लहरा रही थी
उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। अचानक उसे भरत की माँ का ध्यान आ गया। उनका इस गोने में उपस्थित ना होना उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो जैसी भी थी तो भरत की माँ, उनका हक यहाँ सबसे ज्यादा था। पर सुमन क्या कर सकती थी? भरत जैसा व्यक्ति अपनी माँ को समझा नहीं पाया था। पता नहीं उसके मन में सुमन के प्रति इतनी नफरत क्यों थी। लोग कहते हैं कि वो सुमन के माता पिता से ढेर सारी दौलत चाहती थी, वो उन्हें मिली नहीं, इसलिए वो सुमन को पसंद नहीं करती थी। लेकिन ये बात सुमन को कभी भी हजम नहीं हुई। सुमन जानती थी भरत और उसके पिता के पास अपार धन है, तो भला वो धन के लिए ये सब क्यों करने लगी? जरूर कोई ऐसी बात है जो उनके मन गांठ बना चुकी है। धन तो उनका अपना बनाया बहाना था। अगली सुबह का प्रोग्राम था बहू के हाथों की रसोई। अगली सुबह घर की औरतों ने सुमन को भोजन बनाने के लिए कहा, फिर सारी उसकी सहायता को लग गई। सुमन को आज भरत की माँ का यहाँ ना होना बहुत खला। आज वो यहाँ होती तो और ज्यादा रौनक होती। भरत को अकेला पाकर सुमन ने उनसे अनुरोध किया कि देखो, यदि माँ नाराज है, नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ का भोजन उनको बिना बताए खिला दो। इससे मेरे मन को संतुष्टि मिल जाएगी। भरत ने सुमन की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे माँ पर गुस्सा आने लगा। एक लौता बेटा है, फिर भी पता नहीं उसके मन में क्या है। उसकी खुशी के लिए यहाँ नहीं आई। एक सुमन है कि चाहती है उसके हाथ का बना खाना अम्मा जरूर खाए। दोनों में कितना अंतर था। उसने सुमन से कहा कि वो भोजन टिफिन में रख दे तो वो ले जाकर अम्मा को खिला देगा। सुमन ने भोजन बनाने के बाद हर वैरायटी का भोजन टिफिन में थोड़ा थोड़ा रख दिया। फिर भरत को बुलाकर उन्हें बता दिया। भरत चुपचाप भोजन लेकर निकल गई। थोड़ी देर में भोजन लेकर भरत जब घर पहुंचा तो देखा माँ दलान में बैठी बाहर की ओर देख रही थी। भरत भीतर आया तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शारदा देवी को प्रतीक्षा थी कि भरत आज जरूर आएगा उसके लिए भोजन लेकर। उसकी बहू के हाथ की ये पहली रसोई थी। उसको खुद ही नहीं पता था कि वो बहू से क्यों नाराज है। दहेज तो एक बहाना था, ये उसका खुद का पैदा किया हुआ तरीका था। वो जानती थी जो वो कर रही है वो सही नहीं है, पर अपने मन के हाथों विवश थी। उसने भरत से हालचाल भी नहीं पूछा। भरत उसका इकलौता बेटा था। उसी के बहू के आने की उसे खुशी नहीं हो रही थी। भरत खाना टिफिन में डालकर ले तो आया था, पर उसे लगता नहीं था कि माँ खाना खा लेगी। वो अपने कमरे में जाकर कुछ तलाशने लगा, लेकिन उसका मकसद था कि माँ किसी भी तरह से भोजन कर ले। वो कुछ देर अपने कमरे में रहने के बाद वापस लौट गया। वहाँ बहुत से मेहमान इकट्ठा हुए थे। वहाँ ना होने पर उनके नाराज होने के ज़्यादा चांस थे, इसलिए उसने माँ को कहा कि वो वापस जा रहा है। माँ ने सुना तो, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शारदा देवी बस उसको जाता देखती रही। भरत के जाने के बाद शारदा देवी ने खोलकर उस टिफिन को देखा। उसमें सब उसके पसंद का ही था। मन हुआ कि थोड़ा खा लूं, पर उसे ये याद था कि वो तो नाराज है, फिर कैसे खा सकती है। लेकिन मेरी नाराजगी और खाने से क्या लेना देना? खाना खाने से नाराजगी तो थोड़ी खत्म हो जाएगी। खाना कोई बहू थोड़ी लेकर आई है, वो तो मेरे अपने घर का बना है। ये तो मैं आराम से खा सकती हूँ। तभी उसके दिमाग में ये विचार आया कि यदि किसी ने देख लिया तो वो उसे क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि वैसे तो ये नाराज है और खाना खा लिया। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, कहकर शारदा देवी ने टिफिन वापस बंद कर दिया। लेकिन वो खाना सब उसकी पसंद का था। अगर थोड़ा सा खा लेगी तो क्या हो जाएगा? शारदा देवी अपने मन में सोचा। फिर टिफिन खोल दिया। फिर से उसके मन ने उसका विरोध किया और कहा, ये उचित नहीं है। नाराजगी है तो पूरी तरह रहेगी। वो उस खाने को हाथ भी नहीं लगाएगी। उसने फिर से टिफिन बंद करके एक और रख दिया और बाहर दरवाजे की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद फिर से उसके मन ने उसका विरोध खंडित कर दिया। अरे, ये खाना है, इसका किसी से क्या लेना देना? अगर मैं खाना बनाऊंगी तब भी तो खाना इसी घर का होगा, लेकिन वो खाना तो मैं खुद बनाऊंगी, उसके मन ने कहा। तो क्या हुआ? वो खाना भी तो हलवाई ने ही बनाया होगा, तो मैं बेकार में इतना सोच रही हूँ। चलती हूँ, इस खाने को कहीं अकेले में ले जाकर खा लेती हूँ। कोई यदि पूछेगा कि ये खाना कहाँ गया तो बोल दूंगी कि बाहर गाय को खिला दिया। हाँ, ये बहाना सही रहेगा, कहकर उसने खुद को समझा दिया। फिर टिफिन को लेकर भीतर वाले कमरे में गई, जहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी। लेकिन फिर भी मन में एक भय था कि कोई अंदर आ गया तो हंसेगा, कहेगा कि वैसे तो झगड़ा है और उसी बहू के हाथ का खाना वो खा रही है।
शारदा देवी ने जाकर बाहर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। अब उसे डर नहीं था। उसने आराम से टिफिन खोला और फिर अपने पसंद की हर चीज को चाव से खाया। खाना बहुत अच्छा बना था। शारदा देवी को लगा कि खाना हलवाई के हाथ का तो लगता नहीं। उसने बहुत सारे समारोह में भोजन किया है, पर उसे कहीं भी ऐसा स्वाद नहीं लगा। यह खाना तो घर के लोगों का बनाया हुआ लग रहा था। मतलब उसने अपनी बहू के हाथ का बनाया खा लिया। एक ओर तो वो उससे नाराज है और दूसरी ओर उसी के हाथ का बनाया उसने खा लिया। फिर उसने अपने मन को समझाया कि अब तो खा लिया, किसी ने देखा थोड़ी है कि मैंने खाया है। तभी उसे ध्यान आया कि जब भरत वापस आएगा तो सोचेगा कि मैंने लालच में आकर खाना खा लिया, इसलिए मैं जो खाना बच गया है उसे ले जाकर बाहर किसी गाय को दे आती हूँ। शारदा देवी ने वही किया जो वो चाहती थी। उसने बाहर ले जाकर खाली टिफिन गाय के सामने पलट दिया। तभी उनके पड़ोस की उनकी परिचित उन्हें देख लिया। अरे शारदा जी, आप क्या कर रही है? कुछ नहीं रीमा जी, ये खाना वहाँ दूसरे घर से आया था। सोच रहे थे मैं नाराजगी दूर करके इसे खा लूंगी, पर मैंने सारा खाना इस गाय को खिला दिया। अच्छा किया बहन जी आपने, ऐसे कोई अपना अपमान होने देता है क्या? फिर शारदा देवी अंदर आ गई। उन्हें ये बात सही लगी जो बाहर रीमा जी उसे मिल गई। वो ये कहानी पूरे मोहल्ले में गा देगी। ये सही हुआ, मन की भी हो गई और इज्जत भी बच गई। अब आराम से चलकर लेटती हूँ। भरत कहीं गया नहीं था। वो छुपकर शारदा देवी की हर हरकत को देख रहा था। जब उसे विश्वास हो गया कि माँ ने खाना खा लिया तो वो बहुत खुश हो गया। फिर वापस लौट गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा सुमन उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। भरत के पहुँचते ही उसने उससे पूछा कि क्या हुआ। भरत ने हंसते हुए सब बात बता दी। सुमन भी मुस्कुरा उठी। तुमने सही पहचाना मम्मी जी को सुमन। भरत ने हंसते हुए कहा, आप चिंता मत करो, शीघ्र ही उनके भीतर की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। सुमन ने कहा, ऐसा ही हो सुमन, जैसा तुम कह रही थी ऐसा ही होगा भरत जी, आप बस थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। बस सुमन ने भरत को भरोसा दिलाया। भरत को सुमन की बात पर भरोसा था, क्योंकि सुमन ने जो कहा था वो सारी बातें सही निकली। आओ अब हम और आप भी खाना खा लेते हैं, सुमन ने भरत को कहा तो वो बोला, आओ खाना खाते हैं। भोजन करने के उपरांत सुमन और भरत मेहमानों से मिलने चले गए। 1-2 दिन में मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब घर में रह गए केवल बाबूजी, भरत और खुद सुमन। मेहमानों के जाने के बाद घर सुना सुना लगने लगा था और भरत के ड्यूटी जाने में भी कुल 10 दिन रह गए थे। शाम को खाना खाते समय सुमन ने भरत और बाबूजी को कहा कि वो चाहती है सासू माँ भी यहाँ आकर हमारे साथ रहे। उसकी बात सुनकर बाबूजी हंस पड़े और बोले, बहू दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए पर तुम्हारी सास यहाँ आकर कभी नहीं रह सकती। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो जाने किस बात पर अड़ी है कि कहने पर भी टस से मस नहीं होती। आप चिंता ना करें बाबूजी, एक दिन वो जल्दी ही आएगा जब माँ जी खुद चलकर हमारे साथ रहने आएगी। लेकिन बेटे वो दिन कब आएगा पता नहीं, बाबूजी ने ठंडी आह भरकर कहा। फिर भगवान तेरी कामना को पूरी करे, कहकर बाबूजी खाना खाने लगे। समय कहाँ रुकता है, 10 दिन का समय भी पंख लगाकर उड़ गया। बाबूजी सुबह से काफी दुखी थे। उन्हें पता था मैं और भरत आज रात की गाड़ी से जाने वाले हैं। मैंने भरत जी को कहा भी कि वो मुझे कुछ दिन यहीं पर रहने दे ताकि मैं जान सकूं कि माँ के मन में ऐसा क्या है जिसके कारण वो मुझसे इतनी नाराज रहती है। लेकिन भरत जी बोले, अभी नहीं फिर कभी सही, अभी मेरा मन तुम में ही फंसा हुआ है। जैसे ही मैं थोड़ा अपने मन को समझाने में कामयाब हो जाऊंगा तब मैं खुद भी तुम्हारे साथ आकर यहीं रह जाऊंगा। सुमन समझ गई कि यदि वो भरत के साथ नहीं गई तो भरत मन खराब रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए साथ रहना बहुत जरूरी है। रात की 12 बजे वाली ट्रेन से हमें छोड़ने बाबूजी खुद आए थे। जब ट्रेन चल पड़ी तो मैंने देखा कि बाबूजी की आंखें भर आई थी। उन्होंने अपनी पीड़ा छुपाने के लिए आंखों को दूसरी ओर कर लिया था। सुमन को ये अच्छा नहीं लगा, पर सुमन को भरत का भी ध्यान रखना था। वो भरत के साथ आगरा चली आई। लगभग 10 महीने वो भरत के साथ रही। बीच बीच में बाबूजी का फोन आ जाता था। सब सही चल रहा था। फिर एक दिन सुमन को हल्का सा चक्कर आ गया। उसने फोन करके भरत को बता दिया। भरत को जैसे सुमन ने बताया वो ऑफिस से घर आ गया और उसे लेकर एक लेडीज डॉक्टर के पास गया। वहां पर जब उसने सुमन को चेक करवाया तो पाया वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने ये बात जब भरत को बताई तो वो खुशी से नाच उठा। वो बाप बनने वाला था।
डॉक्टर ने भरत को बताया कि शुरुआत के कुछ महीने सुमन को थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आप निश्चित रहे डॉक्टर साहब, मैं सुमन का पूरा ख्याल रखूंगा। घर आने के बाद सुमन और भरत बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनके घर अब एक और नया मेहमान आने वाला था। भरत ने शाम को बाबूजी को जब ये बात बताई तो वो खुशी के कारण रो ही पड़े। बोले, बहू से बात करा। जैसे ही सुमन ने फ़ोन हाथ में पकड़ा, बाबूजी बोले, बिटिया सुमन, तुमने आज मुझे जो खुशी दी है मैं उसका वर्ण शब्दों में नहीं कर सकता। अब मैं एक एक दिन प्रतीक्षा करता रहूँगा कि वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी तीसरी पीढ़ी से मिलूँगा। वो दिन सुमन और भरत के लिए भी अद्भुत था। भरत अगले दिन ड्यूटी जाते समय सुमन से बोल गया कि अपनी माँ को भी फ़ोन करके ये खुशी दे देना और उन्हें कह देना कि कुछ दिन आकर हमारे साथ रह जाए। इससे तुम्हारा भी मन बदल जाएगा और तुम्हारी देख रेख भी हो जाएगी। ठीक है, मैं बात कर लूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अपनी माँ को भी बता दो। बाबूजी ने तो उन्हें बता दिया होगा। भरत ने बात को घुमाने का प्रयास किया। आप उनके बेटे हो, उन्होंने भी जब आप पैदा हुए होंगे तो ऐसी ही खुशी जताई होगी। आपका ये दायित्व है कि आप उनसे बात करो। भरत को सुमन की बात एकदम सही लगी। माँ ने भरत के साथ कभी कोई गलत बात नहीं की, फिर वो क्यों उनसे नाराज है। उसने उसी समय अपनी माँ को फ़ोन लगाया। 2-3 रिंग के बाद उधर से माँ की आवाज़ आई, कैसा है तू? कभी भी फ़ोन नहीं करता। मैं तुझसे नाराज़ थोड़ी ही हूँ, आखिर मैं तेरी सगी माँ हूँ। क्या तू ये भूल तो नहीं गया बेटा? कैसी बात करती है तू? मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? मैं ही क्या, कोई भी अपनी माँ को भूल नहीं सकता। मैं तो डर के कारण तुझे फ़ोन नहीं कर रहा था, पर आज एक ऐसी खुशी आ गई जिससे मैं तुझे बांटे बिना नहीं रह पाया। उसकी बात सुनकर शारदा जी चौंक उठी और पूछने लगी, कौन सी खुशी बेटा? जल्दी से मुझे बता। माँ, आप दादी बनने वाली है। भरत ने खुश होते हुए उन्हें बताया। क्या बात कर रहा है तू? शारदा देवी खुशी से लगभग चीखते हुए बोली। ये बिल्कुल सही है माँ, आज ही डॉक्टर ने बताया है कि सुमन प्रेग्नेंट है। अरे बच्चे, तूने तो बहुत ही अच्छी खबर दी है मुझे। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि शारदा देवी की आवाज़ शांत और ढीली पड़ गई। उन्होंने फ़ोन काट दिया। भरत को भी ये बात अजीब लगी, पर वो कुछ बोला नहीं। सुमन ने भरत से पूछा कि क्या कहा माँ ने। भरत ने उसे बताया कि पहले तो बहुत खुश हुई, फिर अचानक एकदम शांत हो गई। फिर फ़ोन काट दिया उन्होंने। सुमन समझ गई कि माँ के मन में वो खटास जिसके बारे में कोई नहीं जानता खत्म नहीं हुई। भरत समझ गया कि माँ ने अभी भी सुमन को स्वीकार नहीं किया है। उसने बाबूजी से बात करके सुमन की माँ को अपने यहाँ बुलवा लिया। समय बीतता रहा, फिर वो दिन भी आया जिस दिन भरत एक लड़के का बाप बन गया। ये एक बहुत ही खुशी की बात थी सबके लिए। बाबूजी खुद भरत के पास चले आए। वो उस सुख से खुद को वंचित नहीं कर सकते थे। भरत के घर पर ही बाबूजी ने एक भव्य समारोह किया जिसमें उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलवाया। अपने पोते के जन्म पर बाबूजी भी खुशी की अधिकता के कारण नाचने लगे। प्रोग्राम के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए, लेकिन बाबूजी लगभग 1 महीने वहीं रहकर आए। इस तरह 2 वर्ष बीत गए, पर भरत अपने घर नहीं गया। वो डरने लगा था कहीं अम्मा सुमन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उधर बाबूजी बीच बीच में 5 से 6 बार भरत के पास आकर रह गए। भरत और सुमन के लड़के का नाम बाबूजी ने भरत की माँ के नाम पर शरद रखा। सबको ये नाम काफ़ी पसंद आया। भरत और सुमन को भी ये नाम बहुत अच्छा लगा। शरद अब बोलने लगा था। फिर एक दिन शाम को जब शरद घर आए तो उनसे बोली, भरत जी, मैं चाहती हूँ कि एक बार हम अपने घर चलकर आए। शरद बार बार कहता है कि मैं दादी के पास जाना चाहता हूँ। अब हमारी शादी को काफ़ी दिन हो चुका है, माँ भी सब भूल चुकी होगी। एक बार चलते हैं, यदि माँ ने कुछ कहा तो हम फिर कभी नहीं जाएंगे। भरत को सुमन की बात सही लगी। बोला, ठीक है, मैं सोचकर बताता हूँ। इस बात को लगभग 1 महीना बीत गया। सुमन को लगा कि भरत शायद घर जाने की बात को भूल चुके हैं। आज उन्हें फिर से ध्यान दिलवाऊंगी। शाम को जब भरत ऑफिस से आए तो चाय पीने के बाद सुमन वही बात छेड़ने वाली थी। तभी भरत ने कहा कि सुमन, आज मैं तुम्हारे मन की बात करके आया हूँ, तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। सुमन भी चौंक उठी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो भरत करके आए हैं। वो उत्सुकता से भरत की ओर देखने लगी। आज मैंने घर चलने के लिए टिकट बुक करवा दी है। भरत ने हंसते हुए कहा। क्या बात कर रहे हो? ये मजाक तो नहीं कर रहे आप? नहीं सुमन, ये मजाक नहीं, सही है। परसों रात 11 बजे से हमारी टिकट है। भरत ने जेब से टिकट निकालकर सुमन को दिखा दी।
भरत जी एकदम सही कह रहे थे। उन्होंने सचमुच घर जाने की टिकट बुक करवा दी थी। सुमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अगले दिन से घर से चलने की तैयारी शुरू कर दी। सुमन को विश्वास था कि शरद दादी के मन की खटास को दूर कर देगा। सबसे अच्छी और मजबूत बात यह थी कि शरद की शक्ल बिल्कुल भरत जैसी थी। जैसे भरत जी बचपन में दिखते थे वैसे ही शरद दिखता था। दोनों के बचपन की फोटो पास पास रख दो तो कोई ये नहीं कहेगा कि एक बच्चे की दोनों फोटो है। सुमन को ये बात विश्वास दिला रही थी कि मम्मी जी इसको देखने के बाद हमसे दूर नहीं रह पाएगी। अगले दिन रात की गाड़ी से वो लोग 10 दिन की छुट्टी लेकर घर पहुंच गए। जैसे मुख्य दरवाजे के पास वो पहुंचे तो बाबूजी दिखाई पड़ गए। हमें यूं अचानक आया देखकर वो खुशी से चिल्लाने लगे। आसपास के लोग बाहर आकर देखने लगे कि आखिर वो क्यों चिल्ला रहे। जब सबने देखा कि हम लोग आए हैं सब खुश हो गए। बाबूजी शरद को गोदी में उठाए ऐसे चल रहे थे जैसे उनके किसी विशेष कार्य के लिए उन्हें पारितोषिक मिला हो जिसे वो बड़ा संभाल कर ले जा रहे हो। शरद भी उनसे ऐसा चिपका हुआ था जैसे वो उन्हीं के शरीर का एक हिस्सा हो। तभी सुमन ने देखा कि अम्मा जी बाहर आई और शरद की ओर एक बार देखकर भीतर चली गई। सुमन को समझ आ गया कि वो सिर्फ शरद को देखने आई थी। सुमन को एहसास हो गया कि उसकी सोच इस बार सही सिद्ध होगी। बाबूजी ने कहा कि तुम दोनों नहा धोकर फ्रेश हो लो, तब तक मैं तुम्हारे नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। सुमन और भरत नहाने चले गए। इधर शरद चुपचाप घूमता हुआ शारदा देवी के कमरे में चला गया। शारदा देवी की निगाह जैसे उस पर पड़ी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे भरत का बचपन लौट आया हो। वैसे ही नए नक्श, वैसी ही सूरत। उन्हें लगा कि ये भरत ही है। वो उसे देखकर मुस्कुराई तो वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा उठा। फिर बिना किसी हिचक के उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसके स्पर्श से शारदा देवी को लगा जैसे उसके जीवन के सूखे रेगिस्तान में बारिश की पहली बूंद गिरी हो। असीम सुख हुआ उन्हें। आप दादी माँ हो ना? उसने शारदा के और करीब आते हुए पूछा। हाँ मेरे बच्चे, मैं आपकी दादी माँ हूँ। लेकिन तुम मुझे कैसे पहचान गई? ये तो बिल्कुल आसान था। वो कैसे? शारदा जी ने उस बच्चे से पूछा। मेरी माँ ने आपकी बड़ी सी तस्वीर हमारे सोने वाले कमरे में लगा रखी है। जब भी कोई अच्छा काम हमारे घर में शुरू करते हैं तो मम्मी मुझे कहती, दादी अम्मा को जाकर प्रणाम करो, तभी ये काम आसान हो पाएगा। शारदा देवी को एक झटका सा लगा। जिसे मैं इतनी नफरत करती रही वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। मैंने उसका कितना विरोध किया पर उसने भूलकर भी उल्टा जवाब नहीं दिया, वरना आज की बहुएं तो काट खाने को दौड़ती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उसने अपने पोते से पूछा तो वो बोला, शरद नाम मेरा। उनके नाम पर शरद का नाम रखा गया था। भरत ने उन्हें बताया भी था पर उन्होंने फोन ही काट दिया था। फिर पोते को उनका ही नाम दिया गया। उनका दिल कह रहा था कि वो शरद को अपनी गोद में उठा ले पर उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो उनका अपना पोता था पर आज उन्होंने अपनी करतूत से इतनी बड़ी खाई खोद ली थी कि वो उस पार जाने से डर लग रहा था। शारदा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ था। अब उसे लग रहा था कि ईश्वर जो भी करता है वो सही होता है। उसे अपने पोते को गोद में उठाना था, उसे गले लगाना था, पर उसकी व्यवस्था थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि संबंधों के मध्य जो खाई उसने बनाई थी उसे पाटना बहुत मुश्किल था। अब वो उस खाई को पाटना चाहती थी। उसका दिल हुआ कि एक बार उसे मौका मिल जाए तो वो फिर ऐसी किसी गलती को दोहराएगी नहीं, पर उसे ये मौका कौन देगा? उसने वापसी के सारे रास्ते बंद कर लिए थे। वो इन बातों की उहापों में फंसी हुई थी। तभी उसकी करीबी दोस्त जो बगल के ही मकान में रहती थी उसे मंदिर के लिए बुलाने आ गई। आज सोमवार होने के कारण उन्हें शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाना था। एक मन हुआ कि वो उसे कह दे कि आज नहीं जा पाएगी, पर वो उसे क्या समझाएगी। क्या हुआ शारदा बहन? उसकी सहेली ने पूछा तो वो बोली, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। फिर उन्होंने मंदिर से लौटा आरती का दिया और जो सामग्री थी इकट्ठा कर थाली में डालने लगी। ये कौन है शारदा बहन? उसकी सहेली ने उनसे पूछा। उन्हें बिना विलंब किए उन्हें बता दिया कि वो उनका पोता है। अच्छा, ये कब आया? उनकी सहेली ने फिर पूछा। अभी कुछ देर पहले, शारदा देवी ने उसे बताया। बड़ा प्यारा बच्चा है, उसकी सहेली ने कहा। शारदा उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, बड़ा प्यारा ही नहीं, बड़ा नटखट भी है। आते ही मेरे पास दौड़कर आ गया। कहते हुए शारदा देवी की आवाज में खनक जाग उठी। शारदा देवी ने थाली उठा ली और अपनी सहेली रेणुका जी से बोली, चलो मंदिर हो आते हैं।
दादी मैं भी साथ मंदिर चलूंगा। शरद शारदा देवी से जिद करने लगा। उनकी सहेली ने उनसे कहा कि इसे भी ले चलो, भगवान शिव का आशीर्वाद दिला लाओ। अरे रेणुका जी, इसकी मम्मी इस पर नाराज ना हो जाए, इसलिए इसे साथ नहीं ले जा सकती। क्या मम्मी आपसे बड़ी है जो आप इतनी डर रही हो? शरद ने दादी से कहा। अरे तू समझता क्यों नहीं कि वो तेरी माँ है, आप भी तो मेरी माँ है। शरद ने तुरंत जवाब दिया, अरे शारदा जी, आप तो बेकार में बहस कर रही है। यह आपके भरत का बेटा है, उसके लिए क्या आपको भरत की आज्ञा लेनी होगी? आप इसका हाथ पकड़ लो और चलो मंदिर, कहकर रेणुका ने उन्हें शरद को ले जाने के लिए विवश कर दिया। सुमन और भरत दोनों नहाकर आ गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से शरद को मम्मी के कमरे में जाते देखा था और वो तमाम बातें भी सुनी जो उन तीनों के मध्य हुई थी। दोनों की आंखों में खुशी की अधिकता के कारण जल भर आया था। जो काम वो दोनों इतने सालों से नहीं कर पाए थे, वही काम शरद ने मिनटों में कर दिया था। शारदा देवी शरद का हाथ पकड़कर मंदिर ले गई। रास्ते भर शरद से दोनों सहेलियां बातें करती रही। उनका आज का दिन बहुत अच्छा निकलने वाला था, क्योंकि शरद उनके साथ था। मंदिर से लौटते समय उसे उसकी कई परिचित मिली। सबने उनसे शरद के बारे में पूछा। उन्होंने खुशी खुशी सबको बताया कि वो उनके भरत का लाडला है। जब वो मंदिर से लौटी तो वो बहुत खुश थी। आते समय शरद उनकी गोद में था। सुमन और भरत शारदा जी को भीतर आता देखकर पीछे की तरफ छुप गए। उधर शारदा जी शरद के साथ रसोई की ओर चल पड़ी। उन्होंने शरद से पूछा कि वो क्या खाएगा, तो उसने उन्हें बताया कि वो मैगी खाएगा। अब घर में तो मैगी नहीं थी, इसलिए वो शरद का हाथ पकड़कर वापस बाहर गई। फिर दुकान से मैगी लेकर आई। शारदा जी ने मैगी बनाकर अपने हाथ से उसे खिलाया। दादी, आपने सिर्फ मेरे लिए ही क्यों बनाया? मम्मी और पापा भी तो भूखे होंगे। शरद ने शारदा जी को कहा तो उन्हें लगा कि वो गलत कर रही है। वो दोनों भी तो उसी के बच्चे हैं, उसका दायित्व तो उन दोनों के प्रति भी तो है। लेकिन अभी तो कुछ बनाया नहीं है उसने। एक काम करती हूँ कि पहले चाय बना देती हूँ और साथ में नमकीन और बिस्किट भेज देती हूँ। फिर भरत के बाबूजी से कहकर सब्जी वगैरह मंगा लूंगी, उसने सोचा। आज उसके भीतर की वो शारदा जो हर बात पर जिरह करती थी, मरने लगती थी। शारदा ने जल्दी से मसाले वाली चाय बना ली। फिर एक प्लेट में नमकीन और बिस्किट रखकर भरत के कमरे की ओर चल दी। ये सब वो दोनों देख रहे थे। तुम सही कह रही थी सुमन कि हमारा शरद ही माँ के भीतर की खटास को खत्म करेगा। अब आप जल्दी से दरवाजे से उनसे चाय नाश्ता ले लो। अभी उनके भीतर की माँ पूरी तरह से जागी नहीं है। भरत सुमन की बात को समझ गया था, इसलिए जल्दी से दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, माँ भी चाय लेकर आ गई। उसे बाहर खड़ा देखकर शारदा जी को थोड़ी राहत मिली। उनकी अंदर आने की हिम्मत अभी नहीं पड़ रही थी। उन्होंने चाय और नमकीन वाली ट्रे भरत को थमा दी और बोली, ले जाकर दोनों चाय पी लो, मैं खाने का प्रबंध करती हूँ। फिर वो दरवाजे से ही लौट गई। दोनों ने आराम से चाय पी, फिर दोनों लेट गए। यात्रा से आए होने के कारण दोनों को काफी थकान लग रही थी। उधर शारदा जी भरत के बाबूजी की प्रतीक्षा करने लगी। उनके आने के बाद ही कुछ हो सकता है, वो जानती थी। थोड़ी देर में वो आ गए। शरद को दादी के पास बैठा देखकर वो उसी ओर मुड़ गई। उन्हें आया देखकर शारदा जी ने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे? वो शरद के पास बैठ गए और बोले, बस बाजार चला गया था, उन दोनों के लिए थोड़ी कचौरियां ले आया हूँ। वो बात कर रहे थे शारदा जी से, तब तक शरद ने एक चम्मच मैगी उनके मुंह में लगा दी। बाबूजी कभी भी मैगी को हाथ नहीं लगाते थे, पर पोतर प्रेम में वो मैगी ऐसे खा गई जैसे किसी ने प्रसाद खिला दिया हो। शरद उनके मैगी खाने से बहुत खुश हुआ। उधर शारदा देवी को हंसी आ गई। बाबूजी चौंककर शारदा की ओर देखने लगे। आज एक लंबे समय के बाद वो इतनी खुलकर हंसी थी। उन्हें ये देखकर अच्छा लगा। शरद के आ जाने से जो खुशियां घर की गलियां तक भूल गई थी, वो लोगों से पता पूछ लौट रही थी। शारदा जी, आप कुछ कह रही थी? अभी कुछ देर पहले बाबूजी ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, कुछ सब्जियां ले आओ, बच्चे घर आए हैं, उनका खाना तो बनाना होगा, तब तक मैं ये कचौरी उनको दे आती हूँ। बाबूजी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। शारदा देवी जो अपनी बहू से इतनी नाराज थी, आज लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना था। वो कुछ नहीं बोले, उठकर चलने लगे तो शरद ने उनका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि दादा कहाँ चल दिए, मैं भी साथ चलूँगा। बाबूजी कुछ नहीं बोले, बस शरद को गोद में उठाया और बाजार की ओर चल दिए।
आज उन्हें लगा कि अब सब कुछ सही होने लगा है। उधर शारदा देवी जैसे भरत के कमरे में घुसने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि भीतर बहू और बेटा है, इसलिए दरवाजा थपथपा देना जरूरी है। जैसे ही दरवाजा थपथपा कर हटी, सुमन आ गई। उसने माँ को कुछ लिए हुए देखा तो वो बोली, अरे अम्मा लाओ, इसे मुझे दो, आप अंदर आ जाओ। शारदा देवी ने वो थाली सुमन को थमा दी और खुद भीतर की ओर चल पड़ी। देखा भरत बेड पर बैठा मोबाइल देख रहा था। उसने जैसे माँ को सुमन को आते देखा तो वो बेड से उतर गया और शारदा जी से बोला, माँ आओ, बिस्तर पर बैठ जाओ। ये क्या लाई हो? ये है बहू की पसंदीदा कचौरी, तुम्हारे बाबूजी लाए थे। फिर बताते हुए बेड पर बैठ गई। सुमन ने झुककर उनके पांव छुए तो शारदा जी के भीतर उमड़ रहा आवेग झूठ का बांध तोड़कर आंखों से बह निकला। क्या हुआ अम्मा? भरत और सुमन दोनों चौंक पड़े। हमसे कोई गलती हो गई क्या अम्मा? सुमन ने डरते हुए पूछा। नहीं बहू, आज मेरे झूठे अहंकार का बांध टूट गया है। मैंने तुझे बहुत सताया है, पर तूने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। तुम्हारी जैसी बहू तो न जाने कितनी तपस्या के बाद मिलती है, और मैं मूर्ख तुझे समझ नहीं पाई। तुमने पहले दिन जो खाना भरत के हाथों भिजवाया था वो मैंने खा लिया था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई अपने अहंकार से लड़ने की। नहीं तो उसी दिन हमारे बीच की दीवार जो मैंने खड़ी की थी भर भरा कर गिर जाती है, पर मेरा भुगतान बाकी था, इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी सुमन ने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया कि जब आपके भीतर इतनी ममता भरी थी तो आप मुझसे इतनी नाराज क्यों थी? सुमन उनसे सटकर बैठ गई थी। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था बिटिया। मेरी एक सहेली ने अपनी बिटिया के रिश्ते की मुझसे हाँ करवा ली थी। मैंने उसे वादा भी कर लिया था, पर उसी दिन तुम्हारे पिताजी ने, जो कि तुम्हारे बाबूजी के बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने भरत का रिश्ता तुमसे तय कर दिया। तुम्हारे बाबूजी ने घर आकर तुम्हारी तस्वीर भरत को दिखा दी। भरत को तुम पसंद आ गई तो उन्होंने तुम्हारे पिता को हाँ भर दी। अगले दिन जब मैं अपनी सहेली के रिश्ते की बात तुम्हारे बाबूजी को बताई तो उन्होंने सारी बात मुझे बता दी और बोले, शारदा अब कुछ नहीं हो सकता। अगर यही बात तुम एक दिन पहले बता देती तो मैं तुम्हारी बात पर ध्यान देता, पर अब तो मैं किसी और को जुबान दे चुका हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं उनसे लड़ गई। उस दिन हम दोनों में लड़ाई हो गई। जब मेरी सहेली ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो मुझसे काफ़ी नाराज हो गई। उसने उल्टा सीधा भी कहा, पर मैं क्या करती, मैं गलत थी। तुम्हारे बाबूजी और मुझ में बोलचाल बंद हो गई, जो लगभग 6 महीने रही। फिर मुझे लगा कि उनकी क्या गलती है, उनकी जगह मैं होती तो यही करती। तुम्हारी और भरत की शादी हो गई, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हुई। शारदा ने अपने मन की हर बात आज सुमन को बता दी। आज मुझे लगा कि तुमने मुझे वो सुख दिया जिसकी कामना हर सास करती है। तुमने मुझे सर्द जैसा पोता दिया है, इसलिए मैं अब तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगी और तुमसे प्रार्थना है कि मुझे मेरी गलतियों की क्षमा कर दो। कैसी बातें करती हो माँ आप? आपको पहली बात माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। फिर भी यदि आप ऐसा सोचती है कि गलती आपसे हुई है तो मैं आपको गले लगाकर माफ़ करती हूँ। कहकर सुमन ने माँ को गले लगा लिया। आओ अब हम सब साथ बैठकर कचौरियाँ खाते हैं। सुमन कचौरियाँ निकालकर थाली में रख ली। तभी सर्द की आवाज़ आई, सब वहाँ कहाँ मौजूद है, हम दो तो इधर खड़े हैं। सब जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।